हेलो स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक में स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 45 करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 44 अभ्यास प्रश्न पत्र कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले वो नहीं देखे हैं तो उनको कंप्लीट देखिए। हर एक प्रश्न पत्र में किसी न किसी विषय के बारे में विशेष एक्सप्लेनेशन है। हर एक क्वेश्चन के साथ में 2-4 क्वेश्चन अतिरिक्त बताए गए हैं और इस तरह से गहन स्टडी जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट है, गहन स्टडी इनके माध्यम से करवाई गई है। इनसे बाहर स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चनों की, तो मैं नहीं मानता कि आपका जो प्रश्न पत्र का लेवल है उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा और बहुत ही मन लगा करके नोट्स तैयार किए गए हैं। तो आओ स्टूडेंट्स, सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल पर मिल करके करते हैं अभ्यास प्रश्न पेपर सेट जो है आपका 45 नंबर। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता से पूर्व गोवा पर खालिस्तान का अधिकार था। क्या कहता है? देखिए, स्वतंत्रता से पहले गोवा पर खालिस्तान का अधिकार था। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, खालिस्तान का अधिकार था। किसका अधिकार था गोवा पर? तो आंसर आ जाएगा पुर्तगाल का स्टूडेंट्स अधिकार था। पुर्तगालियों का जो है अधिकार था गोवा के ऊपर। अब यहाँ पे बता दें स्टूडेंट्स, पुर्तगाल एक देश है जिसकी राजधानी जो है वो लिस्बन है। दूसरी चीज में चर्चा करूँ यहाँ पर गोवा की, तो देखिए ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे पहले गुलाम हुआ था और सबसे बाद में आजाद हुआ है। ऐसा एकमात्र राज्य जो है वो गोवा है। यदि इसकी मैं गुलामी की बात करूं तो स्टूडेंट्स, गोवा जो है वो गुलाम हो चुका था पुर्तगालियों का लगभग 1510 ईस्वी में। और यदि मैं इसकी आज़ादी की बात करूं स्टूडेंट्स की, ये आज़ाद कब हुआ? तो ये स्टूडेंट्स 1961 में आज़ाद हुआ है। जबकि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो चुका था, गोवा जो है स्टूडेंट्स 1961 में आज़ाद हुआ था। तो इस तरह से गोवा जो एक ऐसा राज्य बन गया जो सबसे पहले गुलाम हुआ और सबसे बाद में आज़ाद हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज और यूनिक है, 1961 में यह राज्य आज़ाद हुआ और 1987 इस टाइम पीरियड तक स्टूडेंट्स ये है एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि गोवा एक यूटी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में 1987 में अस्तित्व में आया। स्वतंत्र राज्य जो है 1987 में गोवा बना। दूसरी चीज यहाँ पर देखिए, जो गोवा है स्टूडेंट्स, इसकी राजधानी जो है वो पणजी है और यह मांडवी नदी के किनारे है। मांडवी नदी, कई बार पूछता है गोवा किस नदी के किनारे, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे स्थित है। एक जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य, सबसे छोटा राज्य है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पुर्तगाल। बता दें यूरोप महाद्वीप का यह देश है, लिस्बन राजधानी है। और भारत में जो पहला पुर्तगाली आया था उसके बारे में पूछ लेता है, उसने भारत की खोज की थी, वास्को डी गामा, जो कि स्टूडेंट्स 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आया था, केरल में कालीकट बंदरगाह। तो यहाँ ये प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई भारत की खोज किसने की? 1498 में जो है भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, जो एक पुर्तगाली था। तो यहाँ से इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। भारतीय मानक समय खालिस्तान में आरंभ हुआ। देखिए भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय खालिस्तान में आरंभ हुआ। तो स्टूडेंट्स, जो मानक समय है ये कब, भारतीय जो मानक समय है वो कब से मान्य हुआ? तो ये हुआ, आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा क्योंकि भारत का जो मानक समय है स्टूडेंट्स, ये आंसर आ जाएगा 1906 से यह है भारतीय समय जो हो मानक हुआ स्टूडेंट्स। भारतीय समय मानक समय जो है 1906 से आरंभ हुआ।
जहां मानक समय की बात है, मानक समय या इंटरनेशनल मानक समय, तो स्टूडेंट्स को इंग्लैंड से दिया गया है। इंग्लैंड की राजधानी, अंतरराष्ट्रीय की चर्चा है यहाँ पर, अंतरराष्ट्रीय 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 मानक समय इंग्लैंड की राजधानी लंदन से दिया गया है। लंदन से प्रॉपर जगह कई बार पेपर में आ जाती है, तो ग्रीनविच से रेखा जो है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा वहीं से गुजरती है, तो वहां से यह दिया गया है। अब ये पूछ लेता है कि भारत का जो मानक समय है वो अंतरराष्ट्रीय समय से कितने घंटे आगे है। एक तो चीज आगे है या पीछे है, तो हमें बताना है आगे है। कितने घंटे आगे है स्टूडेंट्स, तो 5.5 घंटे आगे है। भारत का मानक समय अंतरराष्ट्रीय समय से 5.5 घंटे आगे है। एक बार पेपर में दे दिया गया था और 11/2 दे दिया, तो 11/2 और 5.5 घंटे बराबर है, तो इस तरह से ऑप्शन में बदल करने की आपको कोशिश कर सकता है। अब इंग्लैंड की राजधानी लंदन से यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है, पूछता है कि किस नदी के किनारे है लंदन, इंग्लैंड की राजधानी, तो यह टेम्स नदी के किनारे है और भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। और भारत की जो मानक समय रेखा है, यहाँ पर विशेष है भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय जो मानक समय रेखा है वो 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछ दिया जाता है पूर्वी देशांतर कहाँ से गुजरती है। ये स्टूडेंट्स आपकी इलाहाबाद, नैनी, मिर्जापुर से गुजरती है, मिर्जापुर से। और यदि लंबाई में ऐसे कितने राज्यों से गुजरती है, तो बताना है 5 राज्यों से गुजरती है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो कितने राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ से ये जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे क्या कहता है, कुमारी अपर्णा पोपट किस खेल से संबंधित है। आसान क्वेश्चन है। कुमारी अपर्णा पोपट खालिस्तान खेल से संबंधित है, खेल से संबंधित है। तो यह जो है स्टूडेंट्स आपकी बैडमिंटन से संबंधित है। क्या आ जाएगा, बैडमिंटन। हर एक प्रैक्टिस सेट में खिलाड़ियों से संबंधित जरूर कोई ना कोई प्रश्न आया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे, तो देखिए भाई, असहयोग आंदोलन के नेता, असहयोग आंदोलन के नेता, आंदोलन के नेता, असहयोग आंदोलन के नेता थे महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ये स्टूडेंट्स 1920 में चला था असहयोग आंदोलन। 1920 में इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और बता दें, जिस दिन यह आंदोलन जो है चला था स्टूडेंट्स, असहयोग आंदोलन, उसी दिन एक भारतीय प्रसिद्ध क्रांतिकारी की मृत्यु भी होती है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो किसकी। तो यहाँ पे एक चीज और यूनिक मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, यह आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था और यह 5 फरवरी आपका 12 फरवरी 1922 को यह वापस ले लिया गया, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चोराचोरी नामक स्थान पर एक घटना होती है, जिसमें क्रांतिकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो गया था। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, इस कारण से उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। देखिए यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूं स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी से रिलेटेड सागर क्लासेस रोहतक यूट्यूब चैनल के ऊपर एक स्पेशल लेक्चर पड़ा है। उसमें उनके द्वारा जो किए गए जीवनी, उनसे संबंधित या आंदोलन या फिर उनसे रिलेटेड जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है उसके माध्यम से दी गई है। तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। आप YouTube चैनल सागर क्लासेस रोहतक डैश करके महात्मा गांधी भरोगे तो ये सारी की सारी डिटेल उसमें आ जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से वो मोस्ट इंपोर्टेंट चैनल लेक्चर है, तो उसको आप जरूर देखिए। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इससे ये जानकारी मिलती है। और इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं। बता दें स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और किसी भी तरह की कोई भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं, उसके ऊपर जो है अमल किया जाएगा, उसको इम्प्रूवमेंट करने का प्रयास किया जाएगा। तो शेयर करने में जाता भी नहीं है, कुछ लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, आप आसानी से ये कार्य कर सकते हो। जिनको ये लग रहा है कि काफी मदद हो रही है,
तो वो अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो इसी से धीरे धीरे हमारा चैनल जो है वो आगे ग्रो करेगा। तो देखिए भी क्या कहता है, क्वेश्चन है खालिस्तान भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो भारत का खालिस्तान भारत का राष्ट्रीय फूल है। तो आंसर आ जाएगा भाई कमल। कमल जो है स्टूडेंट्स राष्ट्रीय फूल है भारत का, और इसका वैज्ञानिक नाम है न्यूसीफेरा गार्डन। वैज्ञानिक नाम पेपर में कई बार आ जाता है, वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम जो है वो आपका है न्यूसीफेरा गार्डन। ये वैज्ञानिक नाम भी आ जाता है, ऑप्शन में आपको कमल की जगह ये भी मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है, कहता है गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है। गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान पूछा गया है स्टूडेंट्स। तो इनका जन्म जो है आप लोगों को पता है, कई बार बता चुके हैं, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म होता है। और इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, जो कि कपिल वस्तु के निकट जगह थी। कपिल वस्तु भी ऑप्शन में कई बार मिल जाएगा। और ये नेपाल की तराई में थे, नेपाल की तराई में। इनके बारे में हम डिटेल से कई एक्सरसाइज में कर चुके हैं कि इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम जो है वो ये आपका महामाया था, इनका पालन पोषण जो प्रजापति गौतमी ने किया था, इनका बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, सुधोधन इनके पिता का नाम था, और वही इनके पुत्र का नाम जो है वो राहुल था, सारथी का नाम चन्ना था, और इनकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व होती है, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर। तो ये इनसे मृत्यु से संबंधित है। इनके बारे में हम पहले आपको अभ्यास प्रश्न पत्रों में बार बार ये जानकारी दे चुके हैं। अब तक तो ये क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है कि आपको याद भी हो गए होंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है पश्चिम बंगाल की राजधानी है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो पता है आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी जो कौन सी है, कोलकाता है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी है, हुगली नदी के तट के ऊपर है, और हावड़ा ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा यहाँ पहली मेट्रो भी चली थी भाई, पहली मेट्रो भारत में कहाँ पर चली थी, कोलकाता में चली थी, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, किसने कहा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कहा स्टूडेंट्स, बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा दिया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। इनको स्टूडेंट से उपाधि प्राप्त है, उसको बोलते हैं लोकमान्य। इनको लोकमान्य भी कहा जाता है, महाराष्ट्र से यह संबंधित थे। इन्होंने 1893 में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की भी शुरुआत की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए क्या कहता है नेक्स्ट, H1N1 वायरस खालिस्तान से संबंधित है। H1N1 वायरस खालिस्तान से संबंधित है। तो ये है स्टूडेंट्स आपका स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू से संबंधित है। H1N1 स्वाइन फ्लू से संबंधित है। कौन सा जानवर में राशि से संबंधित है, देखिए कौन सा जानवर मीन राशि से संबंधित है, मीन राशि से संबंधित। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स मछली, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है मछली। वैसे मैं से जिनका नाम शुरू होता है उनकी राशि यदि देखी जाए तो स्टूडेंट्स वो आपकी सिंह होती है, लेकिन यहाँ पर ये जो मछली के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया गया है, मीन मेज भी जो है वो मछली होती है। जिस तरह से एक नाम लिया जाता है प्राय मीनाक्षी, मतलब मछली के आंखों की जैसी मीनाक्षी,
तो इस तरह से मीन का अर्थ क्या होता है, मछली। तो आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर आपका मछली आंसर आ जाएगा। काफी अजीबोगरीब सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? भारत में कौन से अन्न की अधिक पैदावार होती है? सबसे अधिक पूछा है इसने, अधिक पैदावार। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? चावल। भारत में सर्वाधिक चावल उगाया जाता है। और भी आपका ये जो है, वैसे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक होता है। पश्चिम बंगाल जो है चावल के उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का। ये कौन सी फसल जो है उत्पादन में किस राज्य का अग्रणी स्थान है? इस तरह का एक प्रश्न बन जाता है। जिस तरह से आलू के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, और भी आपका ये दूध के उत्पादन में, गुड़ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश आगे है। इस तरह से कपास के उत्पादन में गुजरात राज्य आगे है। ये टेबल में एक्सरसाइज जो आपके अभ्यास पेपर में करवा चुका हूँ, आप सारे लिखोगे तो डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट देखिए में क्या कहता है कि डाक पते का पिन नंबर विस्तारित रूप है, पोस्टल इंडेक्स नंबर। जो पिन नंबर होता है स्टूडेंट्स, पिन नंबर का विस्तारित रूप पूछा है तो क्या आ जाएगा? पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर इसका विस्तारित रूप है। नेक्स्ट है सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक है। सिख धर्म से संबंधित पुस्तक पूछी है भाई, तो सिख धर्म से संबंधित पुस्तक कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म से संबंधित पुस्तक है। जिस तरह से हिंदू धर्म से संबंधित गीता, महाभारत और रामायण, मुस्लिम धर्म से संबंधित कुरान है, तो इस तरह से सिख धर्म से संबंधित गुरु ग्रंथ साहिब। और यह दुनिया का बता दें स्टूडेंट्स आपको, सबसे नवीन धर्म है सिख धर्म। कई बार ये पूछ दिया जाता है कि सिख धर्म के अनुसार कितने K का फॉलो किया जाता है? तो सिख धर्म के अनुसार स्टूडेंट्स 5 K का फॉलो किया जाता है। कृपाण, कच्छा, कंघा, केस, कड़ा। इनमें से प्रश्न इस तरह से आता है कौन सी एक K का जो है वो सिख धर्म में नहीं है? तो कोई अन्य शब्द कोई भी कैसे वो बना देगा, 5 K का ये फॉलो करते हैं। और इससे संबंधित गुरुओं की संख्या कई बार पूछ दी जाती है। तो सिख धर्म से संबंधित स्टूडेंट्स 10 गुरु हुए हैं। जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव, जबकि खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद ने। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स परीक्षा नजदीक है, बार बार आप अभ्यास प्रश्न पत्रों को देखिए। तो देखें क्वेश्चन है, मछली कैसे सांस लेती है? मछली खाली स्थान से सांस लेती है, यानी कि वो ऑर्गन्स बताना है जिससे मछली सांस लेती है। तो वो ऑर्गन्स आपका गिल्स, या इसकी जगह आपको गलफड़े भी मिल सकता है। गलफड़े से इस तरह का प्रश्न पेपर में जरूर आ जाता है कि भी कौन सा जीव कैसे सांस लेता है। जिस तरह से यदि पूछ दे मनुष्य, तो मनुष्य स्टूडेंट्स फेफड़ों से सांस लेता है। मेंढक, ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। मेंढक जो है त्वचा से भी सांस लेता है, गिल्स से भी सांस लेता है, और फेफड़ों से भी सांस लेता है। और एक स्टूडेंट्स आपका बता दें, इंसेक्ट वर्ग्स जो है, इंसेक्ट होते हैं, तिलचट्टा है, टीटा है, ये सारे सवास प्रणाल से सांस लेते हैं। सवास प्रणाल, जिसको आप ऑप्शन में ट्रैक आगे मिल सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जरूर बन जाते हैं। मछली का पूछ ले तो मछली का भी बताया ये किससे सांस लेती है? गिल्स से लेती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये फेफड़ों से लेते हैं। मेंढक जो है त्वचा, गिल्स और फेफड़े तीनों से सांस लेता है। तो कौन सा जीव किस ऑर्गन से सांस लेता है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, मणिपुर की राजधानी है, तो ये इम्फाल राजधानी है। मणिपुर की राजधानी
इम्फाल। एक प्रैक्टिस सेट में मैंने लिखवाई भी थी, एक राजधानी के चांस आने के पक्के हैं भाई। आपका केंद्र शासित प्रदेश की भी पूछ सकता है और भारत के राज्यों के भी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो पूर्वी भारत के राज्य हैं, जिस तरह से नागालैंड है, आपका अरुणाचल प्रदेश है, या आपका मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, सिक्किम है, असम है, इन राज्यों जो पूर्वी भारत के राज्य हैं इनकी पेपर में राजधानी आती है। और ऐसा नहीं है कि इजी पूछ लेगा हरियाणा की राजधानी या किसी नज़दीक पड़ोसी राज्य की, नहीं, पूर्वी भारत के राज्यों की वैसे तो पूछ भी सकता है, लेकिन पूर्वी भारत के राज्यों की राजधानी पूछने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी भी पूछ सकता है। तो आपको ये बिल्कुल टिप्स के ऊपर हो जानी चाहिए राजधानी। तो देखिए भाई क्या कहता है, पूछे कि सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन आ गए, इसको हम एक बार साफ कर लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको टॉपिक पसंद आ रहा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रश्न है, खालिस्तान गैस वायुमंडल ताप में वृद्धि करती है। खालिस्तान गैस वायुमंडल ताप में वृद्धि करती है। तो पर्सन का आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाएगा CO2। देखिए स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, CO2 का मतलब है भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है कि केवल यही गैस तापमान में वृद्धि करती है, लेकिन सबसे ज्यादा और भी गैसें हैं जो तापमान में वृद्धि करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा CO2 करती है 65%। 65% जो है तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड गैस करती है। इसके अतिरिक्त CO2 से रिलेटेड क्वेश्चन जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, या फिर ये पूछ ले आपका शुष्क बर्फ किसका उदाहरण है, शुष्क बर्फ, या फिर ये पूछ ले आग बुझाने में कौन सी गैस होती है, या फिर ये पूछ ले प्रकाश संश्लेषण में कौन सी होती है, या फिर ये पूछ ले ग्लोबल वार्मिंग में या भू उष्णता। तो इन सभी क्वेश्चनों का एक ही आंसर है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है। देखिए इसी के कारण से पृथ्वी का औसत तापमान पिछले 4 दशक में 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। पहले देखा जाए 4 दशक पहले 14 डिग्री सेल्सियस था, अब यह 15 डिग्री सेल्सियस है। इसमें जो वृद्धि है वो 1 डिग्री सेल्सियस की है। और बता दें स्टूडेंट्स, यह अप्रत्याशित वृद्धि है, इसको वापस कम नहीं किया जा सकता है, यही रोका जा सकता है, और इसके काफी दुष्परिणाम हैं। एक तरह से प्रकृति के साथ में ये छेड़छाड़ है। तो देखें भाई क्या कहता है, खालिस्तान वर्ष लीप का वर्ष होगा। तो आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये लीप का वर्ष जो 4 से भाग चला जाए, और ऑप्शन में एक ही ऐसी संख्या है जो 4 से भाग जाती है। 2008 वर्ष जो है लीप का वर्ष है। नेक्स्ट है, रेप्टाइल्स ऊंचे तापमान में अपने अंडों से केवल पुरुष बच्चों को प्रजनन करती हैं, कौन से? तो कहता है उच्च तापमान के ऊपर जो रेप्टाइल्स क्या होते हैं, रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं। रेप्टाइल्स, प्रश्न क्या है, रेप्टाइल्स अपने बच्चों को उच्च तापमान पर पुरुष बच्चे जन्म देती है। निम्न में से कौन है? उदाहरण है स्टूडेंट्स, छिपकली जो है रेंग कर चलने वाला जीव है, और यह ऐसा जीव है जो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है उसमें, तो जो है नर छिपकली का जन्म ही होता है, मादा छिपकली के जन्म के चांस से कम होते हैं। यूनिक सा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तो कब होता है स्टूडेंट्स? जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाए, तो सूर्य ग्रहण होता है। ये मैंने डिटेल से समझाया है इसको, आप पीछे प्रश्न पत्र देखिए भाई। तो देखें क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका, दिन रात किस गति के कारण बनते हैं?
तो देखिए एक बार साफ कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइए ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो क्या प्रश्न कहता है, दिन रात, प्रश्न है दिन रात क्यों बनते हैं? दिन रात क्यों बनते हैं? दिन रात क्यों बनती है? प्रश्न का आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है घूर्णन गति के कारण से, घूर्णन गति के कारण, जो कि कितने समय में होती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी की घूर्णन गति होती है और इससे दिन और रात बनती है। एक और गति भी होती है स्टूडेंट्स पृथ्वी की, परिक्रमा। परिक्रमा, इसको हम वार्षिक गति भी बोलते हैं, वार्षिक गति, जबकि इसको हम दैनिक गति बोलते हैं, दैनिक गति, इसको हम दैनिक गति बोलते हैं। वार्षिक गति जो है इसका समय है 365 सही 1/4 दिन, 365 सही 1/4 दिन वार्षिक गति का समय है। और भाई 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड घूर्णन गति का समय। इससे क्या बनती है? ऋतुएं बनती है। ऋतुएं किस गति से? वार्षिक गति से। दिन और रात किस गति से? दैनिक गति से। दिन और रात का समय 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। वर्ष की गति का समय 365 से 1/4 दिन। तो देखें नेक्स्ट क्या कहता है, भारी वस्तु को पानी में डुबोने से वह हल्की महसूस होती है, क्यों? क्या कहता है, भारी वस्तु को पानी में डुबोने पर वह हल्की महसूस होती है, क्यों? तो प्रश्न का आंसर आ जाएगा उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल के कारण, यह बल पानी के द्वारा वस्तु पर लगाया जाता है। उत्प्लावन बल के कारण वस्तु जो हल्की महसूस की जाती है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा और नीला। प्राइमरी रंग कौन से हैं? प्राथमिक रंग 3 रंग हैं स्टूडेंट्स, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक है। वैसे सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इनमें से 3 रंग प्राथमिक होते हैं, 4 रंग जो है वो आपके द्वितीय रंग होते हैं। और इन रंगों को मिलाने के बाद में जो रंग प्राप्त होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहलाते हैं, पूरक रंग कहलाते हैं। तो देखें भाई, कई बार ये पूछ लेता है रंगीन टीवी में कौन से रंग होते हैं? तो यही 3 रंग रंगीन टीवी में, वो 3 रंगों के अनुपात से कोई ना कोई रंग प्राप्त हो जाता है। सभी प्रकार के रंग जो है इन रंगों के अनुपात में किसी न किसी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त हो जाते हैं। तो इनको प्राथमिक रंग कहते हैं, रंगीन टीवी के रंग हैं। वर्णांधता के रोगी को इन ही रंगों में पहचान नहीं होती है, तो आपको ध्यान रखना जो कि एक जेनेटिक डिजीज है, वंशानुक्रम बीमारी है। तो देखेंगे क्या कहता है, स्टेनलेस स्टील का एलॉय क्या है? स्टेनलेस स्टील का एलॉय, स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु क्या है? तो ये Cr+C, ये Cr+ निकल है, ये Ni, ये स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। तो नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी लताओ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करता है। तो कहता है अल्फा, ऑप्शन देखिए, अल्फा, बीटा, गामा। रेडियोधर्मी तत्व जो है स्टूडेंट्स ये सभी उत्सर्जित करता है, सभी आंसर आ जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व सभी ये उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, ये आपका एटीपी खाली स्थान है, एटीपी खाली स्थान है, एटीपी खाली स्थान है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई आपका?
एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का अर्थ है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जो हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कोशिका का शक्ति घर कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं इसको, कोशिका का शक्ति घर। इसमें कोशिका का पावर हाउस या शक्ति घर कह सकते हैं, क्वाइन ऑफ सेल कहा जा सकता है, ऊर्जा सिक्का कहा जा सकता है। इसमें एटीपी के रूप में जो है ऊर्जा जनरेट होती है, और एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी का अर्थ है। तो देखें क्या कहता है नेक्स्ट है एक्जिमा खालिस्तान से संबंधित बीमारी है। एक्जिमा, एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी है? एक्जिमा किससे संबंधित बीमारी है? तो यह है त्वचा की एक बीमारी है, त्वचा की एक डिजीज है। नेक्स्ट है ज्यादा मात्रा में डिफोरेस्टेशन से खालिस्तान होता है। तो डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स वनों को काटना, और इससे क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। ज्यादा मात्रा में वनों को काटेंगे तो जो है मृदा का अपरदन होगा। आंधी के आने से, बरसात के आने से मृदा अपरदन हो जाएगा, उपजाऊ मिट्टी जो है वो उग जाएगी, खराब हो जाएगी, बह जाएगी। तो देखिए प्रश्न को कहता है डिफोरेस्टेशन से होगा, डिफोरेस्टेशन मतलब वनों का काटना से खालिस्तान होगा। तो क्या होगा भाई, इससे आंसर क्या आ जाएगा, मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का कटाव हो जाएगा वनों के काटने से। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस क्या है? पेड़ों के द्वारा खाना बनाने की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस इसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है, पौधों के द्वारा खाना बनाने की क्रिया। फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इसके बारे में भी एक अभ्यास पेपर में डिटेल से बताया था। तो आप सारे के सारे स्टूडेंट्स ये रिपीट हो रहे हैं प्रश्न। किन गैसों का विनिमय होता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में पौधा वायुमंडल से कौन सी गैस लेता है? CO2 लेता है। कौन सी छोड़ता है? O2 छोड़ता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है मीथेन का सूत्र क्या है? मीथेन जो गैस होती है उसका सूत्र पूछा है स्टूडेंट्स, मीथेन, मीथेन का सूत्र। तो मीथेन का सूत्र क्या है? CH4 इसका सूत्र है। आंसर आ जाएगा CH4। दूसरी चीज यहाँ पर इसको मार्स गैस भी बोलते हैं। मार्स गैस दलदली भूमि में से भी यही निकलती है, दलदली भूमि से भी यही निकलती है, धान की पराली से भी यही निकलती है, धान की पराली से भी, पशु की जुगाली से भी, पशुओं की जुगाली से भी यही निकलती है, गली सड़ी वनस्पति से भी यही निकलती है, और प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा जो हो मीथेन गैस ही होती है। नेक्स्ट है पोटासियम का रासायनिक संकेत क्या है? तो K है। पोटासियम का रासायनिक संकेत, पोटासियम का रासायनिक संकेत, पोटासियम का रासायनिक संकेत क्या है? K। नेक्स्ट है मोटर गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है? तो बताया जा चुका है कई बार। देखिए यदि दर्पण की बात आ जाए ना स्टूडेंट्स, तो दर्पण मुख्य रूप से एक तो अवतल और एक आपका अवतल दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है और आपका उत्तल दर्पण होता है। 3 प्रकार के होते हैं दर्पण। तो प्रश्न है मोटर गाड़ियों में, मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए
मोटर गाड़ी में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, मिरर कौन सा होता है, तो ये पूछता है आंसर क्या आ जाएगा, उत्तल दर्पण। और यदि ये पूछ ले कि भाई हेडलाइटों में कौन सा होता है, तो वो होता है आपका अवतल दर्पण। दूसरा, डॉक्टर लोग कान नाक आदि की जांच करने में कौन सा प्रयोग करते हैं, वहां पर भी आ जाएगा आपका अवतल दर्पण। तो पीछे का देखने के लिए ही ध्यान रखना है आपको मोस्टली उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ। नेक्स्ट है, किसी वस्तु की वेग का सूत्र है दूरी बटे समय। वस्तु के वेग का सूत्र दूरी बटे समय है। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक पिछले पेपर में था, या विद्युत धारा का आ गया, तो ये है एम्पियर। दूसरी चीज, सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है विकिरण के माध्यम से। सूर्य से ऊष्मा मिलती है किस माध्यम से, विकिरण के माध्यम से, विकिरण से। कोई भी मीडियम इसमें नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखिए प्रश्न आता है हाउ मेनी मेथड ऑफ हीट ट्रांजैक्शन, तो हम कहेंगे देयर आर 3 मेथड ऑफ हीट ट्रांजैक्शन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कि भी 3 जो है ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां होती हैं, चालन होता है, संवहन होता है और विकिरण होता है। ठोस पदार्थों में चालन विधि से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तरल और गैसीय पदार्थों में संवहन विधि से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, और जब कोई माध्यम नहीं हो तो ऊष्मा स्थानांतरित हो रही हो तो इसका मतलब है विकिरण होती है। तो सूर्य से हमें पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो विकिरण विधि से प्राप्त होती है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का अभ्यास पेपर 45। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लग रहा है स्टूडेंट्स तो आपको चैनल को शेयर कीजिए, सागर क्लासेस रोहतक को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही एक तरह से मेरी मेहनत का जो है वो सही रूप में जो मेरी मेहनत जो है उसका फल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा नहीं तो एक बच्चा कम से कम एक सब्सक्राइबर को ज़रूर जोड़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा स्टूडेंट्स। जय भारत, जय हिंद।